स्टूडेंट्स, आज हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन की स्टार्टिंग करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में दो तरीके के प्रिंसिपल्स हैं। पहला है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और दूसरा है एडिशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और एडिशन प्रिंसिपल, कब हमें मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अप्लाई करना है, कब हमें एडिशन प्रिंसिपल अप्लाई करना है, तो ये सबसे पहले हमें यहां पर देखना होगा। तो हेडिंग वाली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कहता है कि इफ एन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड, इफ एन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड in m different ways, following which a second operation can be performed in n different ways, then the two operations can be performed in m into n different ways in succession, and it can be extended for any number of finite operations, any number of finite operations। तो कह रहा है कि अगर आपके पास कोई ऑपरेशन करते हैं आप, और उसको आप किसी ऑपरेशन को m डिफरेंट तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं, किसी सेकंड ऑपरेशन को आप किसी n तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आपको दोनों ऑपरेशन सक्सेशन में करने हैं तो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे m इंटू n, और इसको आप कितने भी नंबर ऑफ ऑपरेशंस के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉब्लम में गिवन टास्क जो आपको असाइन किया गया है, अगर वो इनकम्प्लीट है, इन बिटवीन है, तो जितने उसके सब टास्क हैं, जितने पार्टीशंस आपने किए, जितने आपने डिविजन्स किए, उन डिविजन्स को परफॉर्म करने के जितने टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेज हैं, सबको आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसमें कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे अगर कहता है कि a hall has 20 gates, जैसे आपके पास प्रॉब्लम दिया गया है, a hall has 20 gates in how many ways can a man enter the hall and exit, enter the hall through one gate and exit through different gate। तो कह रहा है कि एक हॉल है और जिसमें 20 गेट्स हैं,
20 गेट्स हैं, गेट 1, गेट 2, गेट 3, गेट 4 इसे गेट 10, गेट 11, गेट 12, इस तरीके से गेट 20। तो हाल में इस तरीके के 20 गेट्स हैं। किसी पर्सन को एक गेट से एंटर करना है और किसी दूसरे गेट से एग्जिट करना है। तो मान लीजिए कोई पर्सन है जिसको इस हॉल के अंदर एंटर करना है, तो टास्क क्या है कि इस हॉल के अंदर एंटर करना है फिर एग्जिट करना है। तो उसको एंटर करने के कितने तरीके हैं? वो किसी भी गेट से जाकर के इस हॉल के अंदर एंटर कर सकता है, तो उसके पास एंटर करने के 20 तरीके हैं। अब वो हॉल के अंदर एंटर कर गया 20 तरीके से। अब जिस गेट से, मान लीजिए इस गेट से वो एंटर किया है, तो अब वो इस गेट से एग्जिट नहीं कर सकता क्योंकि उसको एग्जिट करने के लिए कोई दूसरा गेट चाहिए। तो अब आपके उसके पास जो एग्जिट करने के जो तरीके हैं वो 19 तरीके हैं उसको एग्जिट करने के, क्योंकि एक गेट जिससे वो एंटर किया वो इसको छोड़ना होगा। तो 19 तरीके से वो एग्जिट कर सकता है। जैसे ही वो एग्जिट करके बाहर आ जाएगा, प्रॉब्लम में गिवन जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको इस हॉल के अंदर एंटर करके एग्जिट करने के 380 तरीके होंगे। तो कोई भी पर्सन इस हॉल के अंदर 380 तरीके से एंटर कर सकता है और फिर एग्जिट कर सकता है। अगर कहता है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जिस गेट से उसने एंटर किया उससे एग्जिट भी कर सकता है, तो 20 एंटर करने के तरीके होंगे, 20 एग्जिट करने के तरीके होंगे, तो टोटल हमारे पास 400 तरीके होते। तो यहां पर हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगाया है, क्योंकि जो टास्क है वो सक्सेशन में है कि इस पर्सन को इस हॉल के अंदर एंटर करना है, तो एंटर करने के तरीके, और फिर उसको किसी दूसरे गेट से एग्जिट करना है तो एग्जिट करने के तरीके। तो टोटल कितने तरीके से वो इस टास्क को परफॉर्म कर सकता है, तो जितने नंबर ऑफ वेज है उनको आपको यहां पर मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट आपको इसका प्रॉब्लम दिया गया है, देयर आर 3 स्टेशंस A, B and C. 5 routes for going from station A to station B, and 4 routes for going from station B to C. Find the number of ways. Find the number of ways through which a person can go from A to C वाया बी। तो कह रहा है कि ए से बी, ए स्टेशन से उसको सी स्टेशन जाना है और वाया बी, और दिया गया 5 रूट्स फॉर गोइंग फ्रॉम स्टेशन ए टू बी। ए से बी जाने के 5 रूट्स हैं, 5 रूट्स हैं। ए से बी जाने के 5 रूट्स हैं, 4 रूट्स फॉर गोइंग फ्रॉम स्टेशन बी टू सी, और बी से सी जाने के 4 रूट्स हैं, 4 रूट्स हैं। तो कितने तरीके से वो ए से सी तक पहुंच सकता है? तो ए से सी जाना है, ए से बी जाने के 5 तरीके और बी से सी जाने के 4 तरीके। तो टोटल कितने तरीके से इस टास्क को आप परफॉर्म कर सकते हैं? 5 into 4, 20 तरीके से वो ए स्टेशन से सी स्टेशन पे जा सकता है, क्योंकि ये टास्क सक्सेशन में है। ए से सी जाना है, तो जब आप यहां पहुंचेंगे तब ये टास्क कंप्लीट होगा। आपने इस टास्क को 2 सब टास्क में डिवाइड कर लिया, तो जितने इंटरमीडिएट टास्क हैं उनको परफॉर्म करने के जितने भी तरीके होंगे उनको हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल था। अब हम लोग एडिशन प्रिंसिपल देखेंगे कि एडिशन प्रिंसिपल क्या है।
नेक्स्ट है एडिशन प्रिंसिपल। एडिशन प्रिंसिपल, if an operation is performed, if an operation is performed in m different ways and second operation which is independent of first can be performed in n different ways, then total number of different ways of performing either of the two operations then the total number of different ways of performing either of the two operations is m plus n, and it can be extended for any finite number of mutually exclusive operations। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, जिनमें इंटरसेक्शन फाई हो, जिनमें कोई भी एक ऑपरेशन दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। ऐसे कितने भी नंबर ऑफ फाइनाइट ऑपरेशंस के लिए आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब देखिए, इस पर बेस्ड हम लोग इसको समझते हैं कि अगर कोई टास्क आपको प्रॉब्लम में असाइन किया गया है, कोई आपको टास्क दिया गया और वो उस टास्क को आपने कंप्लीट कर लिया है, अब उस टास्क को आप किसी दूसरे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तो कब हमें प्लस करना है, कब हमें इंटू करना है। अगर कोई टास्क इन बिटवीन है तो हमें मल्टीप्लाई करना है, लेकिन टास्क अगर कंप्लीट हो गया, उस टास्क को आप किसी दूसरे भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस टास्क उसको अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो फिर हम प्लस करते हैं। तो प्लस कब करना है, जब टास्क, जो प्रॉब्लम में गिवन टास्क अगर वो कंप्लीट हो गया है तो आपको प्लस करना है, और अगर टास्क इन बिटवीन है, आपने किसी टास्क को सब टास्क में डिवाइड कर रखा है, तो आपको वहां पर मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए, इसमें बेस प्रॉब्लम है, देयर आर 25 स्टूडेंट्स, there are 25 students in a class, in which 15 boys and 10 girls. The class teacher select either a boy or a girl for monitor of the class. For monitor of the class, in how many ways?
in how many ways the class teacher can make the class teacher can make this selection. तो कह रहा है कि देर आर 25 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इन विच 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स. तो किसी क्लास में टोटल जो स्टूडेंट्स हैं, टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 15 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं. अब कह रहा है कि क्लास टीचर को एक मॉनिटर सिलेक्ट करना है. तो वो मॉनिटर या तो वो बॉय को सिलेक्ट कर सकता है या किसी गर्ल्स को सिलेक्ट करे, दोनों इंडिपेंडेंट हैं. तो बॉयज को सिलेक्ट करना है, 15 में से एक मॉनिटर अपॉइंट करना है. बॉय को भी अपॉइंट कर सकते हैं, 15 में से एक बॉय को या 10 में से एक गर्ल को. तो 15C1 15 और 10C1 10, तो टोटल तरीके होंगे 25. तो यहां पर आप प्लस कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों सिलेक्शंस इंडिपेंडेंट हैं. 15 में से किसी भी बॉय को अपॉइंट कर मॉनिटर अपॉइंट किया जा सकता है, 10 में से किसी भी एक गर्ल को आप मॉनिटर अपॉइंट कर सकते हैं. तो 15 + 10 तो 25 तरीके से 15 स्टूडेंट की क्लास में कोई एक स्टूडेंट को मॉनिटर सिलेक्ट किया सकता है. इसका देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है. देयर आर 4 स्टूडेंट्स there are 4 students for physics. For physics, 6 students for chemistry, and 7 students for mathematics. For a mathematics gold medal. In how many ways? In how many ways one of these gold medal be awarded? अब देखिए 4 स्टूडेंट्स फिजिक्स में हैं, 6 स्टूडेंट केमिस्ट्री में हैं और 7 स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में हैं. तो टोटल हमारे पास 17 स्टूडेंट्स हैं, 4 फिजिक्स में है, 6 केमिस्ट्री में है, 7 मैथमेटिक्स में, जिनको गोल्ड मेडल देना है. तो कितने तरीके से एक गोल्ड मेडल को हम अवार्ड कर सकते हैं? हम 4 फिजिक्स में से किसी एक फिजिक्स वाले को सिलेक्ट करके गोल्ड मेडल दे दें, या फिर 6 में से 6 केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स में से किसी एक को सिलेक्ट करके किसी को गोल्ड मेडल दे दें. तो 6 केमिस्ट्री में आप 6 तरीके से गोल्ड मेडल दे सकते हैं और 7 मैथमेटिक्स में किसी एक को सिलेक्ट करके गोल्ड मेडल दे दें. तो 4C1 4, 6C1 6 और 7C1 7, तो टोटल 17 तरीके से आप गोल्ड मेडल दे सकते हैं. तो यहां पर हम प्लस कर रहे हैं क्योंकि फिजिक्स के स्टूडेंट को गोल्ड मेडल देना, केमिस्ट्री के स्टूडेंट को गोल्ड मेडल देना, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को गोल्ड मेडल देना, ये सब इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस हैं, एक का दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है. तो यहां पर हम प्लस कर रहे हैं. तो हम लोगों ने यहां पर देखा कि कब हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, कब हमें एडिशन करना है. तो हम लोगों ने यहां पर मल्टीप्लीकेशन और एडिशन थ्योरम का एप्लीकेशन देखा है कि क्या ये थ्योरम्स होती हैं, उसको कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं. अब हम लोग ये देखेंगे कि एनसीआर क्या होता है और एनपीआर क्या होता है, और उसका एप्लीकेशन समझेंगे कि एनसीआर और एनपीआर को किस तरीके से हम लोग इवेल्युएट करते हैं और उसका क्या मीनिंग होता है, उसको हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय कैसे यूटिलाइज करते हैं. तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन क्या होता है. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं
एनसीआर का कि एनसीआर क्या है और एनपीआर क्या है। एनसीआर एंड एनपीआर, इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल एन, और एनपीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये इनके मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं। अगर आप यहां पर आर फैक्टोरियल को इधर मल्टीप्लाई करें तो आप लिख सकते हैं एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, जिसको आप लिख सकते हैं एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल बराबर एनपीआर। तो ये हमारे पास एनसीआर है और ये हमारे पास एनपीआर का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले समझना होगा कि एनसीआर का क्या मतलब होता है और एनपीआर का क्या मतलब होता है। तो अगर हम बात करते हैं एनसीआर की, एनसीआर मींस कॉम्बिनेशन, एनपीआर मींस परमुटेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से हमें आर ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, तो हम कितने तरीके से एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं, वो तरीके हमारे पास है एनसीआर। तो एनसीआर इज द नंबर ऑफ सिलेक्शंस, नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन distinct objects, out of n distinct objects, and NPR is the permutation or arrangements, number of arrangements, number of arrangements of R objects out of n out of n distinct objects. So NCR is the selection of R objects out of n distinct objects, and NPR is the arrangements of R objects out of n distinct objects. So combination is the process of selection and permutation is the process of arrangement. तो जब भी आपको सिलेक्शन करना होगा तो हम कॉम्बिनेशन एनसीआर का यूज करेंगे, और जब भी उन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को अरेंज करना होगा तो हम वहां पर परमुटेशन एनपीआर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिलेक्शंस की, कि सिलेक्शंस क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे परमुटेशन की। तो जब आपके पास एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो और उनमें से हमें आर ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना हो तो हम एनसीआर को यूज करेंगे। तो कॉम्बिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड एनपीआर इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट। तो अब देखिए, सपोज मान लीजिए कि आपके पास एन टीम्स हैं, एन टीम्स हैं और आपको मैचेस कराने की, कितने मैचेस आप प्ले कर सकते हैं। तो आपको पता है कि मैच खेलने के लिए ग्राउंड में दो टीमों की रिक्वायरमेंट होती है। तो कितने तरीके से आप एन टीम्स में से दो टीम का सिलेक्शन कर सकते हैं, उतने आप मैचेस खेल सकते हैं। मान लीजिए कि कोई पार्टी हुई, पार्टी ओवर हुई, लोग जो जितने फ्रेंड्स उस पार्टी में पार्टिसिपेट किए, बाद में पार्टी ओवर होने के बाद घर जा रहे हैं तो हाथ मिलाते हैं। तो हैंडशेक करने के लिए दो पर्सन्स की रिक्वायरमेंट, तो जितने तरीके से आप दो पर्सन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, जितने आपके पास पर्सन्स हैं, तो हाथ मिलाने के दो लोगों की रिक्वायरमेंट, जितने तरीके से आप दोनों का सिलेक्शन कर सकते हैं उतने उस पार्टी में हैंडशेक आप करा सकते हैं। मान लीजिए आपको प्लेन में बोर्ड में बहुत सारे पॉइंट दे दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि हमें लाइंस ड्रॉ करनी है, तो हमें पता है कि किसी भी एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट अगर आप दिए होंगे तो आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो जितने तरीके से हम दो पॉइंट का सिलेक्शन कर सकते हैं वो उतने आप नंबर ऑफ लाइंस बना सकते हैं। अगर आपको प्लेन में पॉइंट्स दिए गए, एन पॉइंट दिए गए, आपको ट्रायंगल बनाना है तो आपको पता है कि ट्रायंगल बनाने के लिए 3 वर्टेक्स चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए। 3 पॉइंट अगर आप मिला देंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा। तो हमें उन प्लेन में जो गिवन एन पॉइंट्स हैं उनमें से 3 पॉइंट का सिलेक्शन करना होगा। क्वाड्रिलेटरल बनाना है, 4 पॉइंट का सिलेक्शन करना होगा। तो आपको जब भी कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम में जो दिया गया है उसमें देखना है कि हमें क्या करना है, सिलेक्शन करना है कि हमें अरेंजमेंट करना है। तो हम लोग इस सेक्शन में अभी सिलेक्शंस की बात कर रहे हैं। तो सिलेक्शन, जितना आपको सिलेक्शन करना है, जो आपको चाहिए उसके लिए क्या सिलेक्शन करना है, अगर आप ये ऑब्जर्व कर लेते हैं तो आप एनसीआर की हेल्प से नंबर ऑफ सिलेक्शंस को यूज करके
कितने तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो छोटे छोटे प्रॉब्लम से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम है, if there were n persons in a party, if there were n persons in a party, then total number of handshakes total number of handshakes ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए गए। फर्स्ट ऑप्शन है NC2, सेकंड ऑप्शन है NP2, थर्ड ऑप्शन है n इंटू n-1/3 और फोर्थ ऑप्शन है n इंटू n-1 इंटू n-2 डिवाइडेड बाई 6। तो ये आपको इसके ऑप्शन दिए गए। तो कह रहा है कि इफ देयर वर n पर्सन इन अ पार्टी देन टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स। तो आपको पता है कि हैंडशेक करने के लिए दो लोग, जब दो लोग आएंगे और हाथ मिलाएंगे तो एक हैंडशेक बनेगा। इसका मतलब कि कितने तरीके से आप कितने टोटल हैंडशेक कर सकते हैं, जितने तरीके से आप दो लोगों को सिलेक्ट करा सकते हैं, जितने तरीके से आप दो लोगों को मिला सकते हैं, उतने आपको टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स मिलेंगे। मान लीजिए कि तो आपके पास देखिए पार्टी में n पर्सन थे, तो टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स, तो कितने तरीके से आप n पर्सन में से दो पर्सन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो n पर्सन में से दो पर्सन को सिलेक्ट करने का तरीका NC2, जिसको आप लिख सकते हैं NC2 को n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल। तो NC2 को आप लिख सकते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल वैल्यू 2 इंटू n-2 फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल से n-2 फैक्टोरियल कैंसल, तो आपको मिलेगा n इंटू n-1/2। तो NC2 की वैल्यू होती है n इंटू n-1/2। तो आपको वैल्यू मिलेगा NC2 या फिर उसी की वैल्यू आप लिख सकते हैं n इंटू n-1/2। या फिर इसको करने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मान लीजिए कि ये पर्सन है P1, ये पर्सन है P2, ये पर्सन है P3, ये पर्सन है P4। इस तरीके से उस पार्टी में n पर्सन है, तो ये Pn-1 है और ये हमारे पास Pn है। तो अगर P1 इससे एक हैंडशेक कर सकता है, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरीके देखिए 4 है तो ये तीसरा हैंडशेक हुआ। इसका मतलब जब इससे वो हाथ मिलाएगा तो ये पर्सन कितने हैंडशेक करेगा, n-1 हैंडशेक करेगा। अब चूंकि ये हाथ मिलाएगा, ये हैंडशेक करेगा, तो ये चूंकि इससे हाथ मिला चुका है, ये इससे हाथ मिला चुका है, इसका मतलब इसने भी इससे हाथ मिला लिया है। तो अब ये हैंडशेक करेगा, तो ये 1, फिर ये 2, तो इसके हैंडशेक इससे कम होंगे क्योंकि ये ऑलरेडी कर चुका है, तो इसके हैंडशेक होंगे n-2। फिर जब इसकी बात करेंगे तो ये वाला पर्सन इससे और इससे हाथ मिला चुका है, इससे हैंडशेक करेगा, फिर उसके आगे वाले से इस तरीके से इससे, इसके टोटल हैंडशेक होंगे n-3। इस तरीके से ये वाला पर्सन इसके पहले जितने भी पर्सन से उनसे हैंडशेक कर चुका है, और तो ये केवल एक हैंडशेक करेगा और ये वाला पर्सन सभी से हैंडशेक कर चुका है। तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स 1 से लेकर के n-1 तक का टोटल सम, और आपको पता है कि 1 से लेकर के n तक का सम होता है n इंटू n+1/2। तो n की जगह पर n-1 रखिए। फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू n+1/2 और n की जगह पर n-1 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा n इंटू n-1/2, जिसको आप NC2 लिखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स आप लिख सकते हैं कि NC2 होंगे। तो ये करने की जरूरत नहीं थी, हमें पता था कि अगर हमें हैंडशेक कराने हैं तो एक हैंडशेक करने के लिए दो लोगों को मिलाना होगा। तो जितने तरीके से आप n पर्सन में से दो पर्सन को सिलेक्ट कर सकते हैं, उतने आप टोटल यहां पर हैंडशेक्स करा सकते हैं। नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम दिया गया है,
if there were n teams in a tournament, if there were n teams in a tournament, then total number of matches played by them, then total number of matches played by them. फर्स्ट ऑप्शन है NC2, सेकंड ऑप्शन है NC3, थर्ड ऑप्शन है NP2 और फोर्थ ऑप्शन है N इंटू N-1। तो आपको पता है कि अगर N टीम्स किसी टूर्नामेंट में N टीम पार्टिसिपेट कर रही है और आपको मैच कराना है तो ग्राउंड में 2 टीम्स को आपको उतारना होगा, तब जाकर के आप एक मैच प्ले कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास जो टीम्स हैं, टीम 1, टीम 2, टीम 3 से लेकर के टीम N, तो जितने तरीके से आप N टीम्स में से 2 टीम्स का सिलेक्शन कर सकते हैं उतने आप मैचेस प्ले कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय देम M टीम्स, सिलेक्शन ऑफ 2 टीम्स, सिलेक्शन ऑफ 2 टीम्स, सिलेक्शन ऑफ 2 टीम्स आउट ऑफ N टीम्स। तो NC2 नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय देम आर NC2। तो बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है जैसे आपने इससे पहले वाला जो प्रॉब्लम किया है हैंडशेक्स वाला, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है कि अगर T1 टीम की बात करेंगे तो T1 टीम T2 के साथ में, T3 के साथ में, T4 के साथ में, TN के साथ में N-1 मैचेस खेलेगा। T1 T2 के साथ मैच खेल चुका है तो अब ये T3 के साथ खेलेगा तो इसके मैचेस एक इससे कम होंगे। तो सेम प्रॉब्लम है। तो हम जितने तरीके से N टीम्स में से 2 टीम्स का सिलेक्शन कर सकते हैं उतने आप यहां पर मैचेस प्ले कर सकते हैं। तो इसका आंसर NC2 आएगा जो कि इसका फर्स्ट ऑप्शन है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। देखिए आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है, a committee of 6 is to be formed. A committee of 6 is to be formed. A committee of 6 is to be formed from 6 boys and 4 girls. From 6 boys and 4 girls in how many ways can this be done? Can this be done? If the committee contains फर्स्ट पार्ट है 2 गर्ल्स, फर्स्ट ऑप्शन है 60। ठीक है, आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है, n points in a plane are given, n points in a plane are given in which no 3 points are collinear. Then find
फर्स्ट पार्ट है टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस, सेकेंड पार्ट है टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, थर्ड पार्ट है टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, फोर्थ पार्ट है टोटल नंबर ऑफ डेकागन्स, टोटल नंबर ऑफ डेकागन्स। तो ये आपको प्रॉब्लम दिया गया है कि किसी प्लेन में n पॉइंट्स आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि आप कितनी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक प्लेन में n पॉइंट्स आपको दिए गए जिसमें से कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, इसे n पॉइंट दिए गए हैं। तो आपको नंबर ऑफ लाइंस चाहिए, टोटल नंबर ऑफ लाइंस, टोटल नंबर ऑफ लाइंस। तो आपको पता है कि लाइंस को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप 2 पॉइंट को मिला देंगे तो आपको एक लाइन मिल जाएगी। इसका मतलब है कि जितने तरीके से हम 2 पॉइंट का सिलेक्शन कर सकते हैं उतनी आपको नंबर ऑफ लाइंस मिलेंगी। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस मिलेगी, n पॉइंट्स में से 2 पॉइंट को जितने तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं उतनी आपको टोटल नंबर ऑफ लाइंस मिलेगी। अगर आप ट्रायंगल बनाना चाहते हैं तो ट्रायंगल बनाने के लिए आपको 3 पॉइंट्स का रिक्वायरमेंट है। अगर आप कोई भी 3 पॉइंट का सिलेक्शन कर लेंगे तो आपको एक ट्रायंगल मिलेगा। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, कितने आप टोटल ट्रायंगल्स बना सकते हैं, जितने तरीके से आप n में से 3 पॉइंट का सिलेक्शन कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, कितने आप क्वाड्रिलेटर बना सकते हैं। क्वाड्रिलेटर बनाने के लिए आपको 4 पॉइंट चाहिए, कोई भी 4 पॉइंट आप मिला लेंगे तो आपको एक क्वाड्रिलेटर मिल जाएगा। तो NC4। अगर आपको डेकागन चाहिए, टोटल नंबर ऑफ डेकागन्स, टोटल नंबर ऑफ डेकागन्स। तो अगर आपके पास n पॉइंट्स हैं, डेकागन n साइड का पॉलीगन होता है, तो 10 साइड का पॉलीगन बनाने के लिए आपको 10 पॉइंट का सिलेक्शन करना पड़ेगा, 10 पॉइंट का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो NC10 आपको टोटल नंबर ऑफ डेकागन्स मिलेंगे। तो अगर आप n पॉइंट्स प्लेन में दिए गए और r साइड का पॉलीगन आप बनाना चाहते हैं तो आपको कितने टोटल नंबर ऑफ पॉलीगन्स मिलेंगे, वो हो जाएंगे NCR। जितने तरीके से आप n में से r पॉइंट का सिलेक्शन कर सकते हैं उतने आपको यहां पर पॉलीगन्स मिलेंगे। तो आपको n पॉइंट्स प्लेन में दिए गए थे जिसमें से कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तो नंबर ऑफ लाइंस आपको मिलेंगे NC2। नंबर ऑफ ट्रायंगल, चूंकि ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं तो आपको 3 पॉइंट का सिलेक्शन करना होगा, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स NC3 होंगे। क्वाड्रिलेटरल 4 साइड का पॉलीगन होता है, क्वाड्रिलेटरल को बनाने के लिए 4 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो n में से 4 पॉइंट को आप जितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं उतने आपको क्वाड्रिलेटर्स मिलेंगे। अगर आप r साइड का पॉलीगन बनाना चाहते हैं तो आपको r पॉइंट्स का सिलेक्शन करना होगा, तो जितने तरीके से आप n में से r पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं उतने आपको नंबर ऑफ पॉलीगन्स मिलेंगे, जिन r साइड के आपको NCR पॉलीगन्स मिलेंगे। नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम दिया गया है, इफ n पॉइंट्स in a plane are given, if n points in a plane are given in which no 3 points are collinear except P collinear points, then find। फर्स्ट पार्ट है टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस,
टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस, सेकेंड पार्ट है टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। थर्ड है टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। फोर्थ पार्ट है टोटल नंबर ऑफ पेंटागन्स, और फिफ्थ पार्ट है टोटल नंबर ऑफ पॉलीगन्स, टोटल नंबर ऑफ पॉलीगन्स ऑफ साइड आर। आर साइड के आप टोटल कितने पॉलीगन्स बना सकते हैं। तो अगर आपके पास प्लेन में एन पॉइंट्स हैं जिसमें से कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है एक्सेप्ट पी कोलिनियर पॉइंट, इसके लिए हम सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपने कहा कि अगर हमारे पास 4 पॉइंट्स मान लीजिए प्लेन में दिए गए हैं, ये P1 है, ये P2 है और ये P3 और ये P4 है, तो आप टोटल कितनी लाइनें बना सकते हैं। P1 से पहले बनाइए, P1 P2 P1 P3 और P1 P4, 3 लाइनें हो गई। फिर P2 से बनाइए, P2 P3 और P2 P4, फिर P3 से बनाइए P3 P4। तो हमारे पास टोटल जो लाइंस बनी वो 6 लाइंस बन रही हैं। तो आपने कहा 4C2, 4 में से 2 पॉइंट को सिलेक्ट करने का तरीका 4C2, तो NC2 होता है n इंटू n माइनस 1/2, तो ये 6 आ गया। P1 P2 P1 P3 P1 P4 P2 P3 P2 P4 और P3 P4, टोटल 6 लाइनें बनेंगी। अब मान लीजिए कि इनमें से कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं थे। अब मान लीजिए कि 3 पॉइंट P1 P2 P3 एक लाइन पर हो गए और P4 अलग है। अब ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो गए। तो आप जैसे 4 पॉइंट्स हैं लेकिन 3 पॉइंट्स में कोलिनियर हो गए, तो देखिए P1 P2 P1 P3 और P1 P4, P1 P2 P1 P3 ये सेम लाइंस हैं। तो P1 से एक लाइन बनी P1 P2 और एक लाइन बनी P1 P4, P2 से P2 P3 तो वो रिपीट हो रही है, P2 P4 बनेगा, फिर P3 से एक P3 P4 बनेगा। तो टोटल हमारे पास देखिए कितनी लाइनें बन रही है, 1 2 3 4, टोटल 4 लाइंस बनी, टोटल 4 लाइंस बन रही इस केस में। तो आपने कहा 4C2 अगर आप निकालते हैं तो 4C2 का वैल्यू तो हो गया 6। फिर आपने कहा कि P1 P2 P1 P3 और P2 P3 ये आपने बार बार सेम लाइनें काउंट कर रखा है। इसमें हमारे पास अब जो 4 लाइनें आ रही है, अगर 4 में से 2 पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं तो 6 आएगा, जबकि आंसर है हमारा 4। इसका मतलब है कि 3 जो कोलिनियर पॉइंट से जाने वाली लाइन है वो आप हटा दीजिए। 3C2 का वैल्यू 3C1 के बराबर 3, तो ये आ गया 3, जबकि आना है 4। तो जब आपने कोलिनियर पॉइंट्स में से 3 कोलिनियर पॉइंट में से 2 कोलिनियर पॉइंट को सिलेक्ट किया, तो आपने कहा कि हम इन 3 कोलिनियर पॉइंट में से कोई भी कोलिनियर पॉइंट नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो बार बार उन्हीं लाइनों को फिर से जनरेट करेगा। तो हमने कहा कि इन 3 में से 2 पॉइंट को सिलेक्ट करके जितनी लाइनें बन रही हैं वो एक्चुअल में केवल एक ही लाइन बनाएगा, P1 P2 P1 P3 और P2 P3, ये कोई अलग अलग लाइंस नहीं है, ये सिंगल एक लाइन है। तो हमने कहा इन 3 में से हमने 2 पॉइंट को सिलेक्ट किया, जितनी लाइनें बन गई उनको हटा दिया। उसको हटाने से ये पूरी लाइन एक हट गई, तो बाद में हमें एक लाइन वो ऐड करनी होगी, तब आपको 6 - 3 + 1 4 मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास प्लेन में n पॉइंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस, तो अगर प्लेन में n पॉइंट्स हैं, प्लेन में हमारे पास n पॉइंट्स हैं जिनमें से P पॉइंट एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, P पॉइंट कोलिनियर हैं, P पॉइंट ये कोलिनियर हैं, तो हमने कहा कि अगर हम NC2 निकालते हैं तो NC2 तो हो गया टोटल लाइंस, लेकिन ये P पॉइंट्स तो P कोलिनियर पॉइंट्स, P कोलिनियर पॉइंट्स, इन P में से अगर आप 2 पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे तो वो कोई नई लाइन नहीं मिलेगी, बार बार यही लाइनें रिपीट करेंगी। अब जब आप P में से कोई 2 पॉइंट ले लेंगे तो ये पूरी लाइन हट गई, जबकि ये एक लाइन का फॉर्मेशन करेगा। तो कोलिनियर पॉइंट्स, इन P कोलिनियर पॉइंट्स को मिलाने से आपको सिंगल एक लाइन मिलेगी, उसको आपको जोड़ना पड़ेगा। तो NC2 - PC2 + 1 ये आपको टोटल नंबर ऑफ
लाइंस मिलेंगी। तो NC2 माइनस PC2 प्लस 1 ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस है। अगर आप टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनाना चाहते हैं तो आपने कहा NC3, अगर ये P पॉइंट कोलिनियर नहीं होते तो NC3 टोटल ट्रायंगल्स बनते, लेकिन अगर आप इन P में से कोई 3 पॉइंट सिलेक्ट करोगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो आपने कहा कि हम P में से कोई 3 पॉइंट का सिलेक्शन नहीं करेंगे। P में से अगर कोई भी 3 पॉइंट आप लेते हैं तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो आपने कहा P में से 3 पॉइंट आपको नहीं लेना, तो वो पॉसिबिलिटी आपने हटा दी। फिर हमने कहा कि क्या हम P में से 2 पॉइंट लें और बाहर से 1 पॉइंट लें तो ट्रायंगल बनेगा, तो आपने कहा बन जाएगा। इसका मतलब और कोई पॉसिबिलिटी आपको यहां पर रिमूव नहीं करनी है। तो NC3 ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स से, अगर ये P पॉइंट कोलिनियर नहीं होते तो आपको NC3 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मिलते, लेकिन ये P पॉइंट कोलिनियर होने की वजह से अगर आप इन P में से कोई भी 3 पॉइंट का सिलेक्शन करते हैं तो आपको ट्रायंगल ना मिलकर स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इसलिए आपने उन पॉसिबिलिटी को हटा दिया। अगर आपको क्वाड्रिलेटरल निकालना है तो हमारे पास प्लेन में n पॉइंट्स हैं जिसमें से P पॉइंट कोलिनियर है, जिसमें से P पॉइंट कोलिनियर है। और बाकी हमारे पास बचे n माइनस P पॉइंट्स, टोटल हमारे पास n पॉइंट्स हैं। तो NC4 टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैं। अगर हम इन P में से कोई भी 4 पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, इन P में से कोई भी 4 पॉइंट लेंगे तो आपको क्वाड्रिलेटरल नहीं मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो आपने कहा इनको हटा दीजिए। फिर हमने कहा कि अगर हम P में से कोई 3 लें और बाहर से 1 लें, P में से कोई 3, ये 3 पॉइंट लिए और बाहर से 1, तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। तो हमने कहा कि अगर हम P में से कोई 3 पॉइंट ले और बाहर जो बचे हुए n माइनस P पॉइंट उनमें से 1 पॉइंट लेंगे तब भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन नहीं होगा। कोई भी पॉलीगन आप बना रहे हो उसके कोई भी 3 पॉइंट्स एक लाइन पर नहीं होंगे, कोई भी 3 वर्टेक्स एक लाइन पर नहीं होंगे। तो जब तक 3 वर्टेक्स 3 तक की पॉसिबिलिटी होगी वो आपको हटानी होगी। अगर हम पेंटागन की बात करते हैं कि कितने आपको पेंटागन्स मिलेंगे, तो आपके पास P पॉइंट्स एक लाइन पर हैं, P पॉइंट्स आपके पास एक लाइन पर हैं और n माइनस P पॉइंट्स ये बाहर हैं, n माइनस P ये पॉइंट्स बाहर हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पेंटागन्स NC5। अगर आप P में से कोई 5 पॉइंट लेंगे तो पेंटागन नहीं स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो आपने कहा P में से कोई 5 पॉइंट लेने से आपको पेंटागन्स नहीं मिलेंगे। फिर हमने कहा कि अगर हम P में से 4 लें तो 4 पॉइंट्स एक लाइन पर हैं, अभी भी पेंटागन नहीं बनेगा। अभी अगर आप 4 पॉइंट लेंगे, 1 2 3 4 और 1 बाहर लेंगे तो ट्रायंगल बनेगा। तो P में से 4 और n माइनस P में से अगर 1 लेंगे तब भी पेंटागन नहीं बनेगा। फिर हमने कहा कि अगर हम P में से 3 लें, P में से 3 लें और बाहर से 2 लें, P में से 3 ले लिया बाहर से 2 ले लिया तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा। मतलब n माइनस P में से अगर हम 2 लें क्वाड्रिलेटरल बनेगा। फिर अगर आप 2 यहां से लेते बाहर से 3 लें, 2 यहां से लें बाहर से 3 ले लें, 3 ये पॉइंट ले लिया आपने, अब देखना कि पेंटागन बन जाएगा। इसका मतलब आपको कोई पॉसिबिलिटी आपको नहीं हटानी। तो जब तक 3 नहीं मिलेगा तब तक की पॉसिबिलिटी आपको हटानी होगी। अगर आप आर साइड का पॉलीगन बनाना चाहते हैं तो NCR, अगर ये सभी पॉइंट्स कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होता तो आपको आर साइड के कितने पॉलीगन मिलते, NCR। अब लेकिन इसमें से P पॉइंट कोलिनियर है तो P में से अगर R पॉइंट का सिलेक्शन करेंगे तो ये R साइड का पॉलीगन ना बना के स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। फिर आप अगर P में से हम R माइनस 1 लें और बचे हुए n माइनस P में से 1 पॉइंट लें तब भी पॉलीगन नहीं बनेगा, R साइड का पॉलीगन नहीं बनेगा। P में से हम R माइनस 2 लें और n माइनस P में से 2 लें तब भी पॉलीगन नहीं बनेगा। तो कब तक नहीं बनेगा, जब तक 3 वर्टेक्स एक ही लाइन पर रहेंगे तब तक की पॉसिबिलिटी आपको हटानी होगी। तो P में से 3 और n माइनस P में से R माइनस 3 पॉइंट, P में से 3 और n माइनस P में से R माइनस 3 हटाएंगे तब तक कोई पॉलीगन R साइड का फॉर्म नहीं होगा। तो इतनी पॉसिबिलिटी आपको हटानी होती है। इसका जनरलाइज्ड फार्मूला है कि अगर आपके पास n पॉइंट्स एक प्लेन में है और आपको R साइड का पॉलीगन बनाना है जिसमें P पॉइंट एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो इतने आप टोटल नंबर ऑफ पॉलीगन्स यहां पर बना सकते हैं। देखिए आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है।
A polygon of side n is given. A polygon of side n is given in a plane. Then find. First part है total number of triangles. Total number of triangles. Total number of triangles. इसके ऑप्शंस आपको दिए गए हैं NC3, NC3 minus N, NC3 minus 3 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज. इसका आपको सेकंड पार्ट दिया गया है टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. ऑप्शंस आपको दिए गए NC4, सेकेंड ऑप्शन दिया गया NC4 माइनस N, थर्ड ऑप्शन दिया गया NC4 माइनस 4 और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया नन ऑफ दीज. इसका आपको थर्ड पार्ट दिया गया है टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स. टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स whose exactly two sides common with the sides of the polygon. With the sides of the polygon. फर्स्ट ऑप्शन है n इंटू n माइनस 4, सेकेंड ऑप्शन है n, थर्ड ऑप्शन है n माइनस 4 और फोर्थ ऑप्शन है नन. इसका आपको फोर्थ पार्ट दिया गया है total number of triangles whose exactly one side common with the side of the polygon. ऑप्शंस इसके दिए गए हैं n इंटू n माइनस 4, सेकेंड ऑप्शन है n, थर्ड ऑप्शन है n माइनस 4 और फोर्थ ऑप्शन है नन. इसका फिफ्थ पार्ट है टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स whose none side common with the side of the polygon. ऑप्शंस आपको इसके दिए गए NC3 माइनस n इंटू n माइनस 4, सेकेंड ऑप्शन दिया गया NC3 माइनस n, थर्ड ऑप्शन दिया गया है n इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6 और डी ऑप्शन दिया गया नन. और सिक्स्थ पार्ट है
टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है NC2, सेकेंड ऑप्शन है NC2 माइनस N, थर्ड ऑप्शन है NC2 माइनस 1 और फोर्थ ऑप्शन है नन। तो देखिए इस प्रॉब्लम में आपको एक पॉलीगन दिया गया जिसमें n साइडें हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक 6 साइड का एक पॉलीगन लेते हैं, हेक्सागन लेते हैं। आपने यहां पर एक 6 साइड का पॉलीगन लिया। ये हमारे पास है A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6। ये 6 साइड का पॉलीगन है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्लेन में आपको 6 पॉइंट्स दिए गए जिसमें से कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने मिलेंगे? 6C3, 6 में से कोई भी 3 पॉइंट सिलेक्ट करिए। तो आप लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1 2 3। तो टोटल हमारे पास 20 ट्रायंगल्स बनेंगे। अब देखिए, अगर हम A1 A2 को A3 से मिलाएं, A1 A2 अगर हम इस साइड को लेते हैं, A1 A2 को लेते हैं और A3 से मिलाते हैं, तो ये जो ट्रायंगल आपको मिलेगा A1 A2 A3, ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी 2 साइडें इस पॉलीगन की साइड के साथ कॉमन है। A1 A2 को अगर हम A4 के साथ मिलाएं, A1 A2 को अगर हम A4 के साथ मिलाएं तो एक ट्रायंगल मिलेगा A1 A2 A4 जिसकी एक साइड पॉलीगन की साइड के साथ कॉमन है। अगर हम यहां पर, तो ये एग्जैक्टली 1 साइड कॉमन वाला ट्रायंगल है, ये एग्जैक्टली 2 साइड वाला कॉमन ट्रायंगल है। और जैसे A1 A5, A1 A3 और A5, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइडें पॉलीगन के साथ कॉमन नहीं है। तो जो आपने टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनाए हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने, उसमें 3 तरीके के ट्रायंगल्स इंक्लूड हैं। एग्जैक्टली 1 साइड कॉमन, एग्जैक्टली 2 साइड कॉमन और नन साइड कॉमन। तो जो आपने टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स लिखे हैं, डेल्टा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स एग्जैक्टली 1 साइड कॉमन, एग्जैक्टली 1 साइड कॉमन, प्लस नंबर ऑफ ट्रायंगल्स एग्जैक्टली 2 साइड कॉमन, प्लस नन साइड कॉमन। इन तीनों को कंबाइंड करेंगे तब आपको ये 20 मिलेगा। अब हम देखना चाहते हैं कि इसमें कितने ऐसे ट्रायंगल्स होंगे जिसमें एग्जैक्टली 1 साइड कॉमन हो, कितने ऐसे ट्रायंगल्स होंगे जिसमें एग्जैक्टली 2 साइड कॉमन हो, कितने ऐसे ट्रायंगल्स होंगे जिसमें एग्जैक्टली नन साइड कॉमन हो। तो जैसे आप देख रहे हैं कि अगर हम A1 A2 को देखते हैं, अगर हम A1 A2 इस साइड की बात करते हैं, अगर हम A1 A2 की बात करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि A1 A2 ने A3 के साथ एक ट्रायंगल बनाया जिसकी 2 साइडें कॉमन है। फिर A2 A3 ने A4 के साथ, A2 A3 साइड ने A4 के साथ एक ट्रायंगल बनाया। A3 A4 ने A5 के साथ एक ट्रायंगल बनाया। A4 A5 ने A6 के साथ एक ट्रायंगल बनाया। और A6 A1 ने, A5 A6 ने A1 के साथ और A6 A1 ने A2 के साथ। तो टोटल आप देख रहे हैं एक साइड अपने आगे वाली साइड के साथ एक ट्रायंगल बना रहा है जिसकी 2 साइडें कॉमन है। मतलब कितने ऐसे ट्रायंगल्स मिलेंगे? जितनी साइड का पॉलीगन होगा आपको उतनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मिलेंगे जिसकी एग्जैक्टली 2 साइड्स कॉमन होंगी। तो एग्जैक्टली 2 साइड्स कॉमन, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हुज एग्जैक्टली 2 साइड्स कॉमन हो, वो कितने होंगे?
जितनी साइडों का आपके पास पॉलीगन है उतने आपको ऐसे ट्रायंगल्स मिलेंगे जिसकी दो साइडें कॉमन हो। अब हम आते हैं एग्जैक्टली वन साइड कॉमन। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हुज एग्जैक्टली वन साइड कॉमन। एग्जैक्टली वन साइड कॉमन, अगर आप एग्जैक्टली वन साइड कॉमन की बात करते हैं, एग्जैक्टली वन साइड कॉमन की अगर हम बात करते हैं, अगर आप एग्जैक्टली वन साइड कॉमन की बात करते हैं तो अगर आप A1 A2 वर्टेक्स को देखते हैं, अगर आप A1 A2 इस साइड को लेते हैं तो आप A1 A2 को A3 से और A6 से अगर आप मिलाएंगे तो फिर ऐसे ट्रायंगल्स मिलेंगे जिनकी दो साइडें कॉमन हो जाएं। हमें चाहिए एग्जैक्टली वन साइड कॉमन। तो अगर आप A1 A2 इस साइड को लेते हैं तो आपको इस वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को टच नहीं करना है। तो अब कितने बचे, एक ये बचा और एक ये बचा। अगर हम A1 A2 को A4 से मिला दें तो ये एक ट्रायंगल बनेगा जिसकी एक साइड कॉमन है, एक ये ट्रायंगल बनेगा जिसकी एक साइड कॉमन है। मतलब जितने वर्टेक्स आपको मिलेंगे बचेंगे, जैसे 6 थे टोटल, अगर आप इस साइड को लेते हैं तो एक ये वाला और एक ये वाला वर्टेक्स आपको हटाना पड़ेगा। मतलब एक साइड 4 वर्टेक्स को छोड़ेगा, एक साइड 2 वर्टेक्स उसी में एसोसिएटेड है और एक अगल बगल वाले छोड़ेगा। तो बचे कितने, जितनी साइड का पॉलीगन है, जैसे 6 साइड का पॉलीगन है तो इस साइड से 4 तो एसोसिएट हो गए, 2 इसके साथ और ये इसके अगल बगल जिनसे आप एसोसिएट नहीं कर सकते। तो जितने वर्टेक्स बचेंगे उतने आप टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बना सकते हैं। जैसे तो A1 A2 ने कितने बनाए, जितने वर्टेक्स बचे 2, फिर A2 A3 लोगे तो आप A1 और A4 छोड़ना पड़ेगा, 2 वर्टेक्स ये बचेंगे। तो हर एक साइड कितने कितने कंट्रीब्यूशन करेगा, जितने एक साइड से 4 वर्टेक्स एसोसिएट हो जाएंगे तो जितने बचे, मतलब 6 साइड का पॉलीगन तो 4 हट गए तो 6 - 4, एक साइड 6 - 4 ट्रायंगल कंट्रीब्यूट करेगा। तो ऐसी 6 साइडें हैं, मतलब एक ट्रायंगल कंट्रीब्यूट करेगा 6 - 4, 6 टोटल वर्टेक्स हैं जिसमें से 4 2 उसकी साइड के साथ और एक अगल बगल वाले जिनके साथ आप उसको जोड़ नहीं सकते क्योंकि इनसे जोड़ने पर 2 साइड कॉमन वाले ट्रायंगल्स मिलेंगे। तो बचे कितने, ये 2 बचे, मतलब 6 - 4, एक साइड 6 - 4, ऐसी 6 साइडें हैं तो आपको मिलेगा 6 - 4 × 2, 12 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। अब आपको देखिए टोटल पता है 20, टोटल पता है एग्जैक्टली 1 एग्जैक्टली 2 आपने निकाल लिया तो नन साइड कॉमन वाले आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हुज नन साइड कॉमन विद द साइड ऑफ द पॉलीगन, तो नंबर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स माइनस एग्जैक्टली वन साइड कॉमन माइनस नंबर ऑफ ट्रायंगल्स एग्जैक्टली 2 साइड्स कॉमन, इनको घटा दीजिए। ये 20 एग्जैक्टली वन साइड कॉमन वाले 12, एग्जैक्टली 2 साइड कॉमन वाले 6, तो बचे आपके पास 12 - 18 2। तो अगर आप नन साइड वाले ट्रायंगल्स की बात करते हैं तो नन साइड वाले ट्रायंगल्स एक आपको यहां पर A1 A5 A3 एक ये ट्रायंगल मिलेगा जिसकी एक भी साइड पॉलीगन के साथ कॉमन नहीं है और दूसरा आपको ये ट्रायंगल मिलेगा। तो यहां पर 2 ऐसे ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं जिसकी कोई भी साइड A1 A5 A3 और A2 A6 A4 2 ऐसे ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं जिसकी कोई भी साइड पॉलीगन की साइड के साथ कॉमन नहीं है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि टोटल कितने हमारे पास ट्रायंगल्स होंगे जिनमें एग्जैक्टली वन साइड कॉमन होगा, एग्जैक्टली 2 साइड कॉमन होगा, नन साइड कॉमन होगा। और देखिए अगर हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स की तो आपको पता है कि डायगोनल्स लाइंस होती हैं, डायगोनल्स लाइंस होती हैं, डायगोनल्स लाइंस होती हैं। टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो आपको पता है कि जैसे ये 6 साइड का पॉलीगन है, 6 में से कोई भी 2 पॉइंट को सिलेक्ट करोगे तो जितनी बनने वाली आपके पास लाइंस है वो आ जाएंगी, जितनी बनने वाली लाइंस है वो सभी लाइंस आ जाएंगी। अगर हम उनमें से इन साइडों को हटा दें, जैसे 6 साइडें हैं तो बाकी जो बचेगा वो सब क्या होंगे, इसके डायगोनल्स। तो 6 × 2 6 × 5/2 - 6 दिया जाएगा हमारे पास
15 माइनस 6 9। तो अगर हम इसमें बनने वाली जितनी लाइंस हैं, जो कि आपके पास देखिए 6 वर्टेक्स हैं, 6 में से कोई भी 2 वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस मिल जाएंगी। उसमें से जितनी उस पॉलीगन की साइड है उनको अगर हम रिमूव कर दें तो बाकी जो बचेगा वो उसके डायगोनल्स होंगे। तो अगर आपके पास 6 साइड का पॉलीगन है तो 62 टोटल लाइंस माइनस उसकी नंबर ऑफ साइड्स को माइनस कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ डायगोनल मिल जाएंगे। तो आपने इस सिंपल से एग्जांपल से ये समझा कि हम कितने इसमें ट्रायंगल्स बना सकते हैं। वो 3 तरीके के ट्रायंगल्स होंगे जिसमें 1 साइड कॉमन, 2 साइड कॉमन, नन साइड कॉमन वाले ट्रायंगल्स होंगे और आपने डायगोनल निकालने का तरीका सीखा है। अब इसका जनरलाइज केस देखते हैं कि जनरलाइज अगर n साइड का पॉलीगन दिया हुआ है तो उसके लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। में जाना है क्या आज? कितने बजे जाओगे? तो आपको एक n साइड का पॉलीगन दिया गया है। आपको एक n साइड का पॉलीगन दिया गया है। A1, A2, A3, A4, A5 इस तरीके से ये हमारे पास AN। तो ये हमारे पास n साइड का पॉलीगन दिया गया है। तो अगर आप यहां पर इन n पॉइंट्स में से कोई भी 3 पॉइंट का सिलेक्शन करते हैं तो आपको टोटल ट्रायंगल्स मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आप लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स NC3। और इन NC3 में आपके 3 तरह के ट्रायंगल्स इंक्लूडेड होंगे। नन साइड कॉमन, एग्जैक्टली वन साइड कॉमन, एग्जैक्टली वन साइड कॉमन प्लस नंबर ऑफ ट्रायंगल्स एग्जैक्टली 2 साइड्स कॉमन, एग्जैक्टली 2 साइड्स कॉमन। तो अगर हम लोगों ने देखा था हेक्सागन में कि हर एक साइड A1, A2, A3 के साथ एक ऐसा ट्रायंगल बनाएगा जिसकी 2 साइडें कॉमन होगी, A2, A3, A4 के साथ। तो हर एक साइड एक एक ट्रायंगल का कंट्रीब्यूशन करता है जिसमें एग्जैक्टली 2 साइड्स कॉमन हो। तो जितने साइड का पॉलीगन होता है उसमें उतने ही नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मिलते हैं जिनकी एग्जैक्टली 2 साइड्स कॉमन हो। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हुज एग्जैक्टली 2 साइड्स कॉमन, एग्जैक्टली 2 साइड्स कॉमन वाले कितने ट्रायंगल्स मिलेंगे? जितने साइड का पॉलीगन होगा उतने आपको ट्रायंगल्स मिलेंगे जिनमें एग्जैक्टली 2 साइड्स कॉमन हो। फिर हम लोग बात कर रहे थे एग्जैक्टली वन साइड कॉमन, एग्जैक्टली वन साइड कॉमन, एग्जैक्टली वन साइड कॉमन। तो जैसे अगर हम A1, A2 इस साइड को लेते हैं तो अगर हम A1, A2 को A3 से मिला दें या AN से मिला दें तो फिर ऐसा ट्रायंगल मिलेगा जिसकी 2 साइडें कॉमन हो। तो अगर हम A1, A2 को लेते हैं तो हमें उसके अगल बगल वाले जो 2 एसोसिएटेड वर्टेक्स हैं उनको छोड़ना होगा। तो अगर हम A1, A2 को लेते हैं तो A1, A2 के साथ 2 वर्टेक्स ये, 2 वर्टेक्स ये। अब जितने वर्टेक्स यहां पर बचेंगे, बचे हुए वर्टेक्स हमारे पास n-4 वर्टेक्स आपके पास बचे। तो एक साइड जितने वर्टेक्स, इन 4 वर्टेक्स को छोड़ने के बाद जितने वर्टेक्स बचे n-4, तो एक साइड n-4 वर्टेक्स के साथ जुड़ करके ऐसे ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा जिसकी एक साइड कॉमन हो। तो एक साइड के लिए n-4 वर्टेक्स, तो ऐसी कितनी साइडें हैं?
हर एक साइड n-4 ट्रायंगल का कंट्रीब्यूशन करेगा। ऐसी हमारे पास n साइडें हैं, तो एक साइड n-4 ट्रायंगल का कंट्रीब्यूशन करता है, ऐसी हमारे पास n साइडें हैं, तो n इंटू n-4 ये वो ट्रायंगल्स हैं जिनकी एग्जैक्टली वन साइड कॉमन है। टोटल आपको पता है, एग्जैक्टली वन साइड कैलकुलेट कर चुके हैं, एग्जैक्टली टू साइड कैलकुलेट कर चुके हैं, नन साइड कैलकुलेट करना है। तो एग्जैक्टली नंबर ऑफ ट्रायंगल्स एग्जैक्टली हुज नन साइड कॉमन। तो आपने कहा कि टोटल NC3 में से एग्जैक्टली टू साइड कॉमन और एग्जैक्टली वन साइड कॉमन वाले ट्रायंगल्स आपने हटा दिए। तो आप लिख सकते हैं NC3 को n-1 n-2 डिवाइडेड बाई 1 2 3 मतलब 6 -n इंटू n-4 और आप यहां से n/6 कॉमन लीजिए, तो n-1 इंटू n-2 माइनस का 6 इंटू n-4 आप इसे लिख सकते हैं n/6 n स्क्वायर -n-2 n + 2 -6 n + 24। तो आप लिख सकते हैं n/6 n स्क्वायर -2n -n -3n -6n मिलके माइनस का 9n और 24 और ये हो गया प्लस का 2 26 -6 20 प्लस का 20। अब आप 20 को ब्रेक करिए कि ऐसे दो पार्ट में जिनका प्रोडक्ट 20 हो लेकिन सम -9 हो, तो -4 और -5। तो आप इसे लिख सकते हैं n/6 n-4 n-5। तो ये हमारे पास आ गए वो ट्रायंगल्स जिसमें जिनकी एक भी साइड कॉमन नहीं है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं 4 रखें तो 0 हो जाएगा, मतलब क्वाड्रिलेटरल में कोई भी ऐसे ट्रायंगल्स नहीं मिलेंगे जिनमें नन साइड कॉमन हो। पेंटागन में n/5 रखेंगे तो पेंटागन में भी आपको ऐसे कोई ट्रायंगल नहीं मिलेंगे। जब आप 6 रखेंगे तो 6/6 1 6 -4 2 6 -5 1, तो ये 2 आ जाएगा। और आप देख रहे हैं कि आपको मैंने दिखाया था कि हेक्सागन में 2 ट्रायंगल्स मिलते हैं। तो हेक्सागन ही ऐसा पॉलीगन है जिसमें इस तरीके के तीनों ट्रायंगल पॉसिबल होते हैं। उससे लोअर साइड के पॉलीगन्स में नन साइड कॉमन वाले कोई भी ट्रायंगल का पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये हमारे पास आ गया नन। तो एग्जैक्टली टू साइड कॉमन, एग्जैक्टली वन साइड कॉमन, नन साइड कॉमन वाले आपने ट्रायंगल कैलकुलेट कर लिए। अगर हम टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करते हैं तो आपने कहा कि हमारे पास n साइड का पॉलीगन है। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करते हैं, तो आपको पता है कि डायगोनल्स लाइंस होते हैं। n लाइंस हैं, n में से कोई भी 2 लाइनों का आप सिलेक्शन करेंगे, n में से कोई भी 2 लाइनों का आप सिलेक्शन करेंगे तो NC2 आपको टोटल नंबर ऑफ लाइंस मिलेगी। उसमें उस पॉलीगन की साइड, ये सभी साइडें इंक्लूडेड होंगी, ये सभी जितने डायगोनल्स है वो सभी इंक्लूडेड होंगे। तो अगर हम ये सभी डायगोनल्स इंक्लूडेड होंगे, तो अगर हम उन लाइनों में जो उस पॉलीगन की साइडें हैं उनको माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो आप लिख सकते हैं NC2 का वैल्यू होता है n इंटू n-1/2 माइनस n/2 कॉमन लेंगे तो n-1 -2, तो n इंटू n-3/2 ये टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स हैं, NC2 माइनस n या फिर n इंटू n-3/2। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला है। तो आप देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स NC2 माइनस n, तो इसका बी पार्ट करेक्ट है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपको मिलेंगे NC3, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं NC3। टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, अगर आपके पास n साइड का पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो 4 पॉइंट का सिलेक्शन करना होगा, तो टोटल क्वाड्रिलेटरल्स होंगे NC4। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हुज एग्जैक्टली 2 साइड कॉमन, तो हर एक साइड ऐसे 2-2 ट्रायंगल का कंट्रीब्यूशन करता है। हर एक साइड ऐसे एक ट्रायंगल का कंट्रीब्यूशन करता है जिसकी 2 साइडें पॉलीगन के साथ कॉमन हो, तो हर एक साइड एक ट्रायंगल बनाएगा। इसलिए n साइड का पॉलीगन में n ऐसे ट्रायंगल्स मिलेंगे आपको जिसकी 2 साइडें पॉलीगन के साथ कॉमन हो। टोटल नंबर ट्रायंगल्स हो एग्जैक्टली 1 साइड कॉमन, तो एक साइड के साथ 4 वर्टेक्स एसोसिएटेड होते हैं, 2 साइड के 2 अगल बगल वाले, तो जितने बचेंगे n साइड का पॉलीगन है तो 4 हटाने के बाद n-4 वर्टेक्स बचेंगे, जितने वर्टेक्स बचेंगे उतने ही ट्रायंगल्स आपको मिलेंगे। तो एक साइड n-4 ट्रायंगल्स बनाता है। ऐसी हमारे पास
n साइडें हैं तो n इंटू n माइनस 4 आपको टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मिलते हैं जिनकी एग्जैक्टली वन साइड कॉमन होता है। टोटल में जब आप इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो आपने देखा कि फार्मूला आया था n इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 बाई 6 जिसकी नन साइड कॉमन। तो ये हमारे पास ये इसका आर्टिकल है जिसमें आपको ये फार्मूलों की तरह याद रखने हैं कि किसी पॉलीगन में कितने टोटल ट्राइंगल्स मिलेंगे, कितने ऐसे ट्राइंगल्स मिलेंगे जिनकी एग्जैक्टली वन साइड कॉमन हो, कितने ऐसे ट्राइंगल्स मिलेंगे जिनकी एग्जैक्टली टू साइड कॉमन हो, कितने ऐसे ट्राइंगल्स मिलेंगे जिसकी नन साइड कॉमन हो, कितने उसमें आप डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये सभी आपको याद रखने हैं, फार्मूलों की तरह आपको इनको लर्न कर लेना है। तो आज इस लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का डिस्कशन किया है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन प्रिंसिपल का डिस्कशन किया है, और हम लोगों ने देखा है कि एनसीआर क्या होता है, कॉम्बिनेशंस के हम लोगों ने आज के लेक्चर में डिस्कशन किया है कि किस तरीके से हम लोग एनसीआर को यूज करके सिलेक्शंस कैलकुलेट करते हैं। अभी इसी एनसीआर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।